तो वेक्टर में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एंगुलर बाइसेक्टर। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी एंगुलर बाइसेक्टर। एंगुलर बाइसेक्टर, और इसमें हम पढ़ेंगे इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगुलर बाइसेक्टर। तो इसमें लेट कर लेते हैं, लेट टू यूनिट वेक्टर बी ए एंड बी। Let A vector and B vector are unit vector. हमने लेट कर लिया दो वेक्टर है A और B जो कि यूनिट वेक्टर है। ये B वेक्टर हो गया और एक ये A वेक्टर हो गया। दो वेक्टर ए और बी हैं, तो इनका जो इंटरनल बाइसेक्टर होगा और जो एक्सटर्नल बाइसेक्टर होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ए और बी यूनिट वेक्टर हैं, देन इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ angle then internal bisector of angle between along A plus B। ये जो A प्लस बी वैक्टर होगा इसके अलॉन्ग होगा इंटरनल बाइसेक्टर, और जो एक्सटर्नल बाइसेक्टर होगा वो A और B के, जैसे ये A प्लस बी है तो इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर A और B का कुछ इस टाइप से होगा, A माइनस बी के परपेंडिकुलर। ये A प्लस बी और ये A माइनस बी है तो ये हो जाएगा। तो अगर हम बात करें एक्सटर्नल बाइसेक्टर की तो वो हो जाएगा वेक्टर A माइनस वेक्टर B, और अगर यूनिट वेक्टर में चाहिए हमको तो उनका फिर इंटरनल बाइसेक्टर इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा ए कैप प्लस बी कैप मीन्स वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ बी। और एक्सटर्नल बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, ए कैप माइनस बी कैप वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए माइनस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ बी। और ये दोनों जो बाइसेक्टर है ये परपेंडिकुलर टू होंगे ईच अदर। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, these bisectors are perpendicular to each other। इस पे क्वेश्चन लिख लेते हैं।
स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या बेटा? ओके, ऑडिबल। ऑडिबल भी है, यस और नो? ओके, the vector a equal to minus 4i plus 3k and b vector equal to 14i plus 2j minus 5k are co-initial. The vector d which is bisecting the angle between the vector a and b and is having the magnitude under root 6. एक वेक्टर ए गिवन है -4i + 3k और बी गिवन है 14i + 2j - 5k आर को इनिशियल, उनका इनिशियल पॉइंट सेम है. द वेक्टर डी विच इज बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी हैविंग द मैग्नीट्यूड अंडर रूट 6. ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये यही काम कर रहा है कि इनको जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल को, ये सेम एंगल. तो वही इसमें किया गया है. तो इंटरनल बाइसेक्टर की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, ए कैप प्लस बी कैप. ए वेक्टर की वैल्यू हमें पता है और बी वेक्टर की वैल्यू पता है. बस इन्होंने एक और नया काम ये कर दिया है कि डी की वैल्यू जो है, जो नया वेक्टर है उसका नाम डी दे दिया है और उसका मैग्नीट्यूड जो है वो अंडर रूट 6 बोला हुआ है. ऑप्शन यहाँ पर जो दिए हुए हैं वो है i + j + 2k, i - j + 2k, i + j - 2k और none of these. दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट, फिजिक्स में अभी तो हम लोगों ने खैर मैथ्स में भी डॉट प्रोडक्ट नहीं पढ़ा, लेकिन फिजिक्स में हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा हुआ है. और उसमें हमने पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर हैं और वो अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है. तो अगर a + b का डॉट a - b से आप कराएंगे तो ये आ जाएगा मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ b स्क्वायर. और मॉड ए और मॉड बी दोनों इक्वल है, यूनिट वेक्टर है, यानी दोनों का इक्वल नहीं बोल सकते लेकिन ये यूनिट वेक्टर है ये बोल सकते हैं क्योंकि दोनों का मॉडुलस सेम हो जाएगा. तो मॉड ए और मॉड बी दोनों 1 हो गए तो वैल्यू 0 हो जाएगी. तो इसलिए इन दोनों को बोला गया कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे.
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेक्टर अलोंग बाइसेक्टर ए कैप प्लस बी कैप। ए कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4i प्लस 3j डिवाइडेड बाई अंडर रूट हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और दूसरे में क्या हो जाएगा 14i प्लस 2j माइनस 5k होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट 14 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। बस इसी को हमें सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा -4i प्लस 3k होल डिवाइडेड बाई 5, 14i प्लस 2j माइनस 5k होल डिवाइडेड बाई 14 स्क्वायर 196 हो जाएगा प्लस 4 200 और 5 स्क्वायर 25, तो 225 का अंडर रूट 5 हो जाएगा। 15 यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, 5 3 जा 15 तो 3 4 जा 12i प्लस 3 3 जा 9k हो जाएगा, 14i प्लस 2j माइनस 5k, तो 14i माइनस 12i 2i हो जाएगा, 9 और 2, अच्छा ये j तो अकेला है तो ये हो गया 2j, 2i प्लस 2j और 9 माइनस 5 4k होल डिवाइडेड बाई 15, 2/15 हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, i प्लस j माइनस 2k, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब बस हमें ये चेक कर लेना है कि जो इसका मैग्नीट्यूड है वो अंडर रूट 6 है कि नहीं है, तो ये साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है, देखो अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये हमारा एक आंसर आ जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड ये d इसने इसको बोला है, तो d की वैल्यू जो है i प्लस j माइनस 2k, i प्लस j और ये माइनस है कि प्लस है यहाँ पर, ओके यहाँ पर तो प्लस होगा ना क्योंकि माइनस हो जाएगा, 9 माइनस 5 प्लस हो जाएगा, तो i प्लस j प्लस 2k, तो i प्लस j प्लस 2k कौन सा ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन आ गया। एक और लेते हैं क्वेश्चन इसका, if a vector equal to 7i minus 4j minus 4k and b vector equal to minus 2i minus j plus 2k, determine vector c along the internal bisector of the angle between vector A and B such that modulus of C equal to 5√6। एक वेक्टर ए गिवन है, एक बी गिवन है, डिटरमाइन करना वेक्टर सी जो कि इंटरनल बाइसेक्टर है ए और बी का, यानी उसका नाम जैसे वहाँ पे डी दिया गया था, अब इसका नाम इन्होंने सी दे दिया है और सी की वैल्यू भी गिवन है, तो अब ये कह रहे हैं कि उस सी वेक्टर की वैल्यू बताइए क्या होगी। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। यहाँ पर हम लोग क्या बात कर रहे थे, एंगुलर बाइसेक्टर की। तो एंगुलर बाइसेक्टर हमारा देखो ऐसे ध्यान रखना है हमको, ए और बी है दो वेक्टर, अगर दो यूनिट वेक्टर ए और बी हमने लेट किया है
तो इंटरनल बाइसेक्टर जो होगा उसका फॉर्मूला ए प्लस बी यानी ए कैप प्लस बी कैप हो जाएगा, और एक्सटर्नल का ए कैप माइनस बी कैप हो जाएगा। ठीक है, इंटरनल हमेशा उनके मिड में होगा और एक्सटर्नल उन दोनों जो का एंगल, जो बाहर का एंगल है उसका एक्सटर्नल डिवीजन कर देगा, मतलब बाहर की तरफ जो डिवाइड करेगा एंगल को, ये इंटरनल हो जाएंगे। ये जो दोनों एंगल है ए और बी के बीच का, ये इंटरनल है, और ये जो है वो एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जो है ये। इसका जो है वो दो पार्ट में पार्ट रहा, एक पार्ट ये हो जाएगा और एक पार्ट सिर्फ ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन था ए और बी गिवन थे, को इनिशियल थे, डी वेक्टर जो था उसकी वैल्यू हमें बतानी थी और वो इंटरनल बाइसेक्टर था। तो बस हमने डी की वैल्यू निकाल दिया। यहाँ पे डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कैप प्लस बी कैप, और ए कैप प्लस बी कैप की वैल्यू कैसे आई, ए की वैल्यू हमको गिवन है -4i प्लस 3k, और बी की वैल्यू क्या गिवन है 14i प्लस 2j माइनस 5k। दोनों में ए कैप प्लस बी कैप ने वैल्यू रख दिया, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ बी, और दोनों को फिर सॉल्व कर लिया, एलसीएम लेके 15 एलसीएम लेके सॉल्व किया, तो ए ऑप्शन मैच कर रहा है पूरा का पूरा। सेम यही क्वेश्चन ऐसा ये भी है, तो ये आपको करना है खुद से। आंसर इसका मैं लिख देता हूँ, सी वेक्टर की वैल्यू प्लस माइनस 5/3 हो जाएगी, i माइनस 7j प्लस 5k, i माइनस 7j प्लस 2k, सॉरी i माइनस 7j प्लस 2k, i माइनस 7j प्लस 2k, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आगे का पार्ट इसका। अब देखिए यहाँ पर जो हमने पिछले टर्म में एक पढ़ा था उससे रिलेटेड एक काम कर लेते हैं। जैसे किसी कंडीशन हम याद रखें कि किसी ट्रायंगल के बनने की कंडीशन क्या होगी। इन ट्रायंगल ABC, अगर कोई ट्रायंगल एक ABC गिवन है और यहाँ पर ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है और ये C वेक्टर है, तो ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। तो देखो ट्रायंगल रूल में हमने क्या पढ़ा था कि AB प्लस BC जो है वो AB प्लस BC वो किसकी इक्वल होता है, अगर ये दोनों सेम है तो AB प्लस BC AC की इक्वल होता है। तो AB की वैल्यू क्या है C वेक्टर, BC की वैल्यू क्या है A वेक्टर, इक्वल टू AC। अच्छा AC की वैल्यू क्या है, तो AC की वैल्यू नहीं गिवन है यहाँ पे CA वेक्टर की वैल्यू गिवन है B, तो AC वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी -B। तो इसका मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन हो जाएगी किसी ट्रायंगल के पॉसिबल होने की, ये ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों वेक्टर का सम जो है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो है वो 0 होनी चाहिए। अगर तीन वेक्टर हमको गिवन है और वो कहे कि चेक करो भाई कि इससे जो है ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, तो हमें क्या करना चाहिए, तीनों को प्लस करके देख लेना चाहिए। अगर उनका सम 0 है तो फिर ये क्या हो जाएगा, कंडीशन इफ ट्रायंगल आर पॉसिबल। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन बन जाएगी। अब चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आइडिया हो जाएगा किस टाइप से क्वेश्चन आएगा इसका। चेक वेदर द थ्री वेक्टर्स check whether the three vectors 2i plus 2j plus 3k
-3i + 3j + 2k and 3i + 4k. Form a triangle or not? जरा चेक करके बताइए कि ये तीनों वेक्टर जो है वो ट्रायंगल को बनाते हैं कि नहीं बनाते। तो हमें सिर्फ क्या करना है, इन तीनों का सम देख लेना है कि क्या तीनों का सम जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं जीरो हो रहा है तो इसका मतलब ये ट्रायंगल नहीं बनाते। तो ये वेक्टर हो गया ए, ये हो गया बी वेक्टर और ये हो गया सी वेक्टर। तो आप चेक कर लें a + b + c की वैल्यू क्या जीरो आ रही है कि नॉट इक्वल टू जीरो आ रही है। ओके, ऊपर वाले का आंसर है c = ±5/3 i - 7j + 2k। i - 7j + 2k। तीन वेक्टर हमारे पास है, इन तीनों का सम जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आई का ही देख के समझ में आ रहा है कि 2i बचने वाला है, तो इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू जीरो है। तो अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो है तो हम बोल सकते हैं हेंस दीज वेक्टर डू नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल। दीज वेक्टर डू नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है कभी, वो भी लिख लेते हैं। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर दिस, if two sides of a triangle are I + 2j and I + k, then find the length of third side. If two sides of a triangle are I + 2j and I + k, then find the length of third side. तो ये भी है, यही सेम क्वेश्चन है। a + b + c की वैल्यू जीरो हमें चेक करनी है। टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल गिवन है, तो थर्ड साइड के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का सम ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b। तो पहले c की वैल्यू निकाल देंगे और जब c आ जाएगा तो फिर उसका मैग्नीट्यूड उसने बोला हुआ है, लेंथ ऑफ थर्ड साइड। i + 2j + i + k + c = 0। तो c वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, i + i 2i + 2j + k, और वो भी ये सारा का सारा किस में हो जाएगा, माइनस साइन के साथ, क्योंकि हमने सबको इधर भेज दिया। अब इसने बोला है कि इसका मॉडुलस क्या होगा, लेंथ क्या होगी। तो मॉडुलस ऑफ c = √4 + 4 + 1, तो √9। तो ये 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम इसमें, यहाँ तक बात क्लियर है। ओके, बिल्कुल सही है।
टेस्ट ऑफ कोलिनियरिटी अब बात करते हैं। टेस्ट ऑफ कोलिनियरिटी क्या है? अगर ए और बी दो वेक्टर हैं, इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर आर कोलिनियर, अगर दो वेक्टर की कोलिनियरिटी हमको चेक करनी है तो कैसे चेक करेंगे? ए एंड बी आर कोलिनियर, देन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा टाइम्स बी। अगर दो वेक्टर ए और बी कोलिनियर है तो ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी हो जाएगा। अगर थ्री वेक्टर कोलिनियर है, ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी बोल सकते हो या बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए बोल दो, बात एक ही है, दोनों में कोई चेंज नहीं है। अगर थ्री वेक्टर्स हैं, इफ थ्री वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोलिनियर, देन हम क्या करेंगे? इसमें कोई भी थ्री स्केलर क्वांटिटी लेट कर लेंगे। लेट थ्री स्केलर क्वांटिटी बी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये कोई स्केलर क्वांटिटी है, सच दैट अगर इन तीनों का प्रोडक्ट ए वेक्टर इंटू एक्स, बी वेक्टर इंटू वाई, सी वेक्टर इंटू जेड इक्वल टू 0 है, और यहाँ पर कंडीशन क्या है कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो अगर हमने यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? थ्री वेक्टर्स हमको गिवन होंगे, हम क्या करेंगे? तीनों में x y z का मल्टीप्लाई करके उसको 0 की इक्वल कर देंगे, और जब कंपेयर कराएंगे तो वहाँ से x y z की वैल्यू आ जाएगी, और जो x y z की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करें और अगर वो वैल्यू 0 हो जाए तो इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएंगे? कोलिनियर हो जाएंगे। या इसका एक दूसरा मेथड भी है, वो भी देख लेते हैं। उसमें क्या है कि अगर ए बी और ए सी दो ले लेते हैं, जैसे मान लिया हमारे पास ओ ए वैक्टर की वैल्यू हमने लेट कर ली, ओ बी वैक्टर लेट कर लिया और ओ सी वैक्टर लेट कर लिया, तो हम सबसे पहले ए बी वैक्टर की वैल्यू निकालेंगे। ए बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए एंड ए सी इक्वल टू ओ सी माइनस ओ ए। ए बी की वैल्यू निकाली ओ बी माइनस ओ ए सी वैक्टर की वैल्यू निकाली ओ सी माइनस ओ ए, और अगर ए बी वैक्टर की वैल्यू लैम्डा टाइम्स ए सी हो गया, ए बी वैक्टर की वैल्यू लैम्डा टाइम्स ए सी हो गया, तो भी हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या होंगे? ओ ए ओ बी और ओ सी क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। ठीक है, तो तीन वेक्टर के लिए भी अगर बात करो तो भी a इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी का ही तो केस है। ये यहाँ पर हमें दिख रहा है कि a इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी तो है, बस तीन थे तो उनको पहले दो में ब्रेक कर लिया, और दो में ब्रेक करने के बाद हमने देखा कि a इक्वल टू अगर लैम्डा टाइम्स बी है या b इक्वल टू लैम्डा टाइम्स a है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे? कोलिनियर हो जाएंगे। अब हमें चेक करना है, क्वेश्चन में दे रहा हूँ, इसमें चेक करना है कि ये कोलिनियर है कि नहीं है। क्वेश्चन है हमारा एक नेक्स्ट, प्रूव दैट द पॉइंट a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर माइनस 4c वेक्टर एंड माइनस 7b प्लस 10c वेक्टर आर कोलिनियर where a b c are non coplanar। नॉन कोप्लेनर, तीन वेक्टर हमारे पास गिवन है और हमें चेक प्रूव करना है बल्कि कि ये कोलिनियर है। तो बस हम क्या करें? ए बी की वैल्यू निकाल लें और ए सी की वैल्यू निकाल लें और देख लेते हैं कि ए बी क्या है? लैम्डा टाइम ए सी की इक्वल है क्या?
लैम्डा के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लैम्डा कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो एक हो गया ओ ए वैक्टर, ओ ए वैक्टर की वैल्यू है a माइनस 2b प्लस 3c, ओ बी वैक्टर की वैल्यू है 2a प्लस 3b माइनस 4c, ओ सी वैक्टर की वैल्यू है माइनस 7b प्लस 10c। हमारा काम क्या है, हमें ए बी वैक्टर की वैल्यू निकालनी है जो कि आएगी ओ बी माइनस ओ ए से, और ए सी वैक्टर की वैल्यू निकालनी है जो कि ओ सी माइनस ओ ए से आएगी। और अगर ये दोनों में कुछ लैम्डा का रिलेशन होगा, लैम्डा कोई स्केलर क्वांटिटी है, तो देखिए ओ बी माइनस ओ ए जब आप करेंगे तो 2a माइनस ए हो जाएगा, 3b माइनस ऑफ 2b माइनस ऑफ माइनस 2b तो 5b हो जाएगा, और माइनस 4c माइनस 3c माइनस 7c हो जाएगा। ओ सी वैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 2a और b माइनस 7b माइनस 3b माइनस 10b हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 14c। यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लें अगर हम, तो a प्लस 5b माइनस 7c हो जाएगा। तो ये ए सी वैक्टर हो गया, ए सी वैक्टर इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ए बी वैक्टर आ गया। तो ए सी वैक्टर की वैल्यू लैम्डा टाइम्स ए बी होगी, तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। अब बताइए इसमें किसी को कहीं पर कोई प्रॉब्लम है क्या? टेस्ट ऑफ कोलिनियरिटी को एक बार फिर से देख लेते हैं। ए और बी जो है वो कोलिनियर हो गए, तो कोई भी एक वेक्टर, जरूरी नहीं कि पहला वेक्टर लैम्डा टाइम्स दूसरा वेक्टर हो या दूसरा वेक्टर लैम्डा टाइम्स पहला वेक्टर हो। लैम्डा का मतलब कोई एक स्केलर क्वांटिटी है, वो यहाँ पर भी आप लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लैम्डा क्या है, कोई स्केलर, 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू हो सकती है, माइनस का हो सकता है। तो ये तो 2 वेक्टर के लिए हो गया। 3 वेक्टर्स के लिए हमें क्या करना होता है कि अगर 3 वेक्टर्स हैं तो पहला काम तो आप सेकेंड वाले मेथड से करें, वो ज़्यादा इजी होगा। ये फर्स्ट मेथड है 3 वेक्टर के लिए, और ये सेकेंड मेथड है। सेकेंड मेथड ज़्यादा इजी होगा, वैसे इजी तो फर्स्ट भी है। क्या करना पड़ेगा, हम एक्स वाई जेड कोई, जैसे हम अननोन नहीं ले लेते थे ए बी सी, वैसे ही हमने एक्स वाई जेड 3 अननोन लेट कर लिए, और तीनों के साथ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। पहले वाले कांस्टेंट के साथ ए वेक्टर का मल्टीप्लाई प्लस दूसरे वाले के साथ बी वेक्टर का, और तीसरे वाले के साथ सी वेक्टर का मल्टीप्लाई करके सम करके इक्वल टू 0 कर दिया। इक्वल में 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो 3 इक्वेशन बनेंगी उनसे हमारे पास एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू आ जाएगी। और अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 हो गया, जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी, और एक्स वाई जेड का जो सम है अगर वो 0 के इक्वल हो गया तो वो क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। यहाँ पर वो एक क्वेश्चन है, कह रहा है ये तीनों पॉइंट प्रूव करो कि कोलिनियर हो गए। तो हमने क्या किया, सेकेंड वाले मेथड से कर दिया, ए बी निकाला और ए सी निकाला, और ए बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए सी हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोलिनियर हो गया। ओके, फिर उसके बाद कोप्लेनरिटी आता है। जैसे कोलिनियरिटी है वैसे टेस्ट ऑफ कोप्लेनरिटी है। तो नेक्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं, टेस्ट ऑफ कोप्लेनरिटी। टेस्ट ऑफ कोप्लेनरिटी में क्या है, अब देखिए ये वाला जो पार्ट है वो आगे का थोड़ा सा पार्ट है, लेकिन आपको वेक्टर्स में आपने फिजिक्स में थोड़ा क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें डिटर्मिनेंट्स आता है। डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना, और डिटर्मिनेंट तो हम पूरा चैप्टर ही पढ़ चुके हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर 3 वेक्टर को हमें, ये केस फर्स्ट लिख लेते हैं 3 वेक्टर्स के लिए, इफ 3 वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर
अब इसमें आएगा बात कि भाई टू वेक्टर्स की क्यों नहीं बात हो रही। तो टू वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होंगे, इस बात का ध्यान रखना है, लिख लेंगे कि टू वेक्टर्स के बारे में कभी चेक करने की ज़रूरत नहीं, वो हमेशा एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। टू वेक्टर्स को हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तीन या तीन से ज़्यादा वेक्टर जब होंगे तब हम उनको चेक करेंगे, दो वेक्टर को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसको नोट कर लेंगे। इट शुड बी नोटेड दैट टू वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लेनर। जैसे टू वेक्टर को कोलिनियर हमने चेक करना पड़ता है, लेकिन वेक्टर कोप्लेनरिटी का मतलब एक ही प्लेन में होंगे, तो इसमें हमें दो वेक्टर को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इट शुड बी नोटेड दैट टू वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लेनर। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है कि दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे। तो थ्री वेक्टर्स के लिए क्या करेंगे, इफ थ्री वेक्टर्स अगर हमें गिवन है ए बी सी, और अगर ये कोप्लेनर है, आर कोप्लेनर है, ए वेक्टर की वैल्यू हमें कुछ गिवन है a1i प्लस a2j प्लस a3k, बी वेक्टर की वैल्यू है b1i प्लस b2j प्लस b3k, और सी वेक्टर की वैल्यू गिवन है c1i प्लस c2j प्लस c3k। अगर ये कोप्लेनर है, आर कोप्लेनर, देन इनका जो डिटर्मिनेंट्स है आई जे के का जो कोफिशिएंट है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, जीरो के इक्वल होगी। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है कि अगर कभी भी कोप्लेनर है तीन वेक्टर तो उनका डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, अब अगर मान लिया फोर वेक्टर, अच्छा इसके बारे में बता दूं आपको, ये जो है अभी हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे जब हम डॉट प्रोडक्ट क्रॉस पढ़ लेंगे, तो अभी इसको सिर्फ आपको लिख लेना है। इसको हम बॉक्स प्रोडक्ट भी कहते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट, और इसको डिनोट करने का मतलब होता है, ऐसे डिनोट करते हैं ए बी सी, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो की इक्वल। इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अभी सिर्फ आप यहाँ पर लिख लेंगे, अभी थोड़ी देर बाद जो है ये आएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, थोड़े दिनों बाद आएगा बिल्कुल। तो तब हम इसके बारे में बात करेंगे कि हमने वहाँ पर बात की थी कि अगर थ्री वेक्टर कोप्लेनर होते हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होता है। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही लिखा हुआ है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने का मेथड क्या होता है, डिटर्मिनेंट लिखो और तीनों के आई जे के कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट लिख लो और उसको जीरो की इक्वल कर दो। ठीक है, ये बात की बात है, अभी सिर्फ आप यहाँ पर ये लिख लेंगे, आगे मैं आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ आपको कोप्लेनर के लिए यही याद रखना है। अगर चार वेक्टर हैं उनको अगर हमें कोप्लेनर प्रूफ करना है, इफ फोर वेक्टर OA वेक्टर, OB वेक्टर, OC वेक्टर और OD वेक्टर आर कोप्लेनर, अगर चार वेक्टर को कोप्लेनर हमें प्रूफ करना है तो हमने चार का तो पढ़ा नहीं, हमने तो थ्री का पढ़ा हुआ है, तो हम चार को पहले तीन वेक्टर में ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे वो देख लीजिए आप। पहले हम ए बी वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे, ए को पोजीशन वेक्टर लेट कर लेंगे, ए बी निकालेंगे, ए सी वेक्टर निकालेंगे और ए डी वेक्टर निकालेंगे। ए बी की वैल्यू क्या होगी, ओ बी माइनस ओ एफ, ए सी की वैल्यू क्या होगी, फाइनल माइनस इनिशियल, जो पोजीशन वेक्टर में होता था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ डी माइनस ओ एफ। यहाँ पर हमने क्या किया, ए को पोजीशन वेक्टर लेट किया है, लेट ए बी अ पोजीशन वेक्टर। तो फिर क्वेश्चन आता है कि हम बी को पोजीशन वेक्टर भी लेट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, और इनका जो है वो डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल कर देना है, ए बी, ए सी और ए डी। भाई इनके कुछ ना कुछ कोफिशिएंट आएंगे तो वो कोफिशिएंट को जीरो के इक्वल कर दोगे। जैसे ए को पोजीशन वेक्टर लेट किया है,
क्या हम बी को भी पोजीशन वेक्टर लेट कर सकते हैं? तो यस, यहाँ पर लिख लेंगे और लेट बी बी अ पोजीशन वेक्टर। अगर बी को पोजीशन वेक्टर आप लेट करते हैं तो क्या क्या वैल्यू निकालनी पड़ेगी? बी ए निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और बी डी निकालेंगे। बी ए बी सी बी डी इन तीनों की वैल्यू आ जाएगी। फिर इनका जो है डिटर्मिनेंट और वो 0 की इक्वल कर देंगे। यहाँ पर बी ए का कोफिशिएंट यहाँ आ जाएगा कोई आई जे के फॉर्म में, ये तीनों नीचे आ जाएंगे, बी सी और बी डी नीचे आ जाएगा और इनका डिटर्मिनेंट 0 की इक्वल कर देंगे। खैर अभी ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हम आगे फिर से पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर बात हो गई है तो इसको कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये कोप्लेनर वेक्टर के लिए हमको ऐसे ही करना पड़ेगा, उनका डिटर्मिनेंट चेक करना पड़ेगा कि ये कोप्लेनर है कि नहीं। अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो ये कोप्लेनर है। जैसे एक मैं चेक करने के लिए बोल रहा हूँ, आप चेक करें और बताएं क्या ये कोप्लेनर है कि नहीं है। और ये 4 वाला जो है ये जेई के सिलेबस में है, आपके बोर्ड में भी है और ये जेई में आ चुका है, इम्पॉर्टेंट है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से आया हुआ है ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कि 4 वेक्टर हमको गिवन होंगे और हमको कोप्लेनर प्रूव करना है, चेक करना था, बल्कि वहाँ पर प्रूव क्या करेंगे वहाँ पर तो चेक करना था। तो हमें उनको तीनों वेक्टर में ब्रेक कर लेना था और फिर उनका डिटर्मिनेंट 0 की इक्वल। तो जैसे बी को लिया तो क्या सी को भी ले सकते हैं? तो हाँ, सी को भी पोजीशन वेक्टर कुछ लोग लेंगे तो कहेंगे बिल्कुल सही है, सी ए निकाल दो, सी बी निकाल दो और सी डी निकाल दो और फिर उनका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 की इक्वल कर दो। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। Check whether the given 3 vectors given vectors are coplanar or not coplanar, ये नॉन कोप्लेनर लिख लेते हैं, नॉन कोप्लेनर। और वेक्टर्स हमको क्या क्या गिवन है? ए वेक्टर की वैल्यू है -2i -2j + 4k। बी वेक्टर की वैल्यू क्या गिवन है? -2i + 4j -2k। सी वेक्टर की वैल्यू क्या है? 4i -2j -2k। ये 3 वेक्टर्स हैं और इनको हमें चेक करना है कि ये कोप्लेनर है कि नहीं है। तो इनका डिटर्मिनेंट बस हमें चेक कर लेना है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही कि नहीं आ रही। -2 -2 4 -2 4 और -2 4 -2 और -2। तो आप तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी भी पढ़ चुके हैं, तो आपको तो फिर ये एक लाइन में सॉल्व कर लेना चाहिए, एक्सपेंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। किसी भी कॉलम को, जैसे C1 में है, पहला कॉलम में अगर C1 + C2 + C3 आप कर देते हैं तो सारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू का जो एक रो या एक कॉलम है वो 0 हो जाएगा। चाहे आप कॉलम वाइज कर लें या रो वाइज कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए इसको सॉल्व करने की ज़रूरत हो ना कि हम एक्सपेंड करने बैठ जाएंगे। हमें दिख रहा साफ साफ कि ये -2 है, ये -2 है तो +4 है, 2 में -2 है, 1 में 4 है, 2 में -2 है, 1 में 4 है। तो चाहे आप C1 + C2 + C3 कर लें या फिर R1 में R1 + R2 + R3 कर लें तो हो जाएगा चेक। तो इसका मतलब यस, ये कोप्लेनर है।
ओके, अब एक 4 का भी ले लेते हैं, 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द 4 पॉइंट, और जो 4 पॉइंट्स है वो क्या क्या है, 6i माइनस 7j, 16i माइनस 19j माइनस 4k, 3j माइनस 6k, 2i प्लस 5j प्लस 10k form a tetrahedron in space। कह रहा है कि प्रूव करो कि ये जो 4 पॉइंट्स है ये टेट्राहेड्रन बनाते हैं। टेट्राहेड्रन पता है आपको सबको, टेट्राहेड्रन अभी हम आगे इसके बारे में भी पढ़ेंगे, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। इसमें सिर्फ हमें ये चेक करना, अभी मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। इसमें अभी हमको चेक करना है कि ये 4 पॉइंट्स कोप्लेनर है कि नहीं कोप्लेनर है। अगर कोप्लेनर नहीं है तो फिर ये टेट्राहेड्रन बनाएंगे, क्योंकि टेट्राहेड्रन 3D में बनने वाला है, एक ही प्लेन में तो बनेगा नहीं। तो हमें सिर्फ ये चेक करना है कि ये कोप्लेनर होगा कि नहीं कोप्लेनर होगा, ये चेक करना है। कुछ इस टाइप का 3D शेप में होगा टेट्राहेड्रन। अभी हम टेट्राहेड्रन के बारे में आगे पढ़ेंगे। 3D शेप में होगा, ठीक है ना। ये ट्रायंगल के अंदर नहीं किया हुआ कि 3D शेप अगर आप इसको एज्यूम करेंगे तो हमारे पास OA वेक्टर गिवन है, OB वेक्टर गिवन है, OC वेक्टर गिवन है और OD वेक्टर गिवन है। अभी ऊपर हमने पढ़ा इसके बारे में, OA OB OC OD सब पढ़ा है। ओके, बहुत बढ़िया है। तो OA OB OC से हम क्या निकालेंगे, पहले AB की वैल्यू निकालेंगे, फिर AC की वैल्यू निकालेंगे और फिर AD की वैल्यू निकालेंगे। AB का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, OB माइनस OA, फाइनल माइनस इनिशियल। ये AC माइनस OA हो जाएगा, सॉरी OC माइनस OA, और ये क्या हो जाएगा, OD वेक्टर माइनस OA वेक्टर। तो ये तीनों की वैल्यू हम निकाल देंगे और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। हमें क्या प्रूव करना है कि जो इनका डिटर्मिनेंट्स है, इन तीनों से बनने वाला जो डिटर्मिनेंट्स है उसकी वैल्यू जो है वो 0 की इक्वल नहीं होनी चाहिए। AB AC और AD ये बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो बताइए जरा क्या क्या वैल्यू आ रही है। AB की वैल्यू OB माइनस 4, तो 16 माइनस 6 तो 10i, और दूसरा क्या है AB में B माइनस 19 और माइनस 7 तो माइनस 12j और माइनस 4k, तो ये AB वेक्टर आ गया। फिर AC वेक्टर ऐसे निकाले, OC माइनस OA, तो पहले तो ये 6i आ जाएगा माइनस 6i, फिर क्या आ जाएगा प्लस 10j माइनस 6k, और AD वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे तो OD माइनस OA, तो 2i माइनस 6i माइनस 4i प्लस 12j प्लस 10k, और इनका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए। 10 माइनस 12 माइनस 4 माइनस 6 10 माइनस 6 माइनस 4 12 और 10, ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो चेक करिए, आप बताइए हो रही है 0 की नहीं हो रही है।
ओके, तो फिर इसका मतलब आंसर आ गया हमारा कि ये 0 की इक्वल नहीं है। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं कोलिनियर का। कोलिनियर बोलो या पैरेलल वेक्टर बोलो, बात एक ही होती है। कोलिनियर हो, पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, ये सारे नाम सेम ही है, इस बात का ध्यान रखें। क्वेश्चन है हमारा, इफ ए इक्वल टू 2i plus 3j, b वेक्टर इक्वल टू pi plus 9j, c वेक्टर इक्वल टू i minus j आर कोलिनियर, देन वैल्यू ऑफ p बताना है क्या है। pi plus 9j है और p की वैल्यू बतानी है क्या होगी कि अगर ये कोलिनियर हो गए। ए की वैल्यू है 1/2, बी की वैल्यू है 3/2, सी की वैल्यू है 7/2 और डी ऑप्शन में है 5/2। क्या होगा आंसर बताइए। तो देखो, चाहे वो कोलिनियर बोले या फिर वो पैरेलल बोले, ये बार बार मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखेंगे। कोलिनियर बोलो, करने के बहुत सारे मेथड हो, और पैरेलल भी बोल सकते हो और एंटी पैरेलल। तो देखो इसमें करेंगे क्या, हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर ये गिवन है, ए वेक्टर की वैल्यू गिवन है और बी वेक्टर की वैल्यू गिवन है, और कह रहा है कि ये कोलिनियर है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ए बी और सी गिवन है, तो पहले हम ए बी निकाल लेते हैं और ए सी निकाल लेते हैं। ए बी वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओ बी माइनस ओ ए, ए बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। तो आई से क्या हो जाएगा, आई माइनस, तो p माइनस 2 इंटू आई, और 9 माइनस 3 6j हो जाएगा। ए सी की वैल्यू निकालेंगे, ओ सी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर, वो तो अपनी तरफ से पोजीशन वेक्टर लेट कर लेते हैं। ओ सी माइनस ओ ए जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई माइनस 2i, तो माइनस आई और माइनस 4j हो जाएगा। अब ये जो है वो दोनों, उसने बोला है कि ये कोलिनियर है। कोलिनियर बोलता पैरेलल या एंटी पैरेलल, सबके लिए यही काम करना पड़ता है। हम क्या करेंगे, दो लाइंस हमें पता है कि पैरेलल होती है, तो क्या कंडीशन होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 आर पैरेलल। पढ़ा था आपने कि उनके कोफिशिएंट जो है वो इक्वेट करा देते हैं।
ये नॉट इक्वल टू होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू, क्योंकि अगर ये भी इक्वल हो गया तो कोइंसिडेंट हो जाएंगे। तो इनका वही काम कर लेता है। I का कोएफिशिएंट P-2/-1 और 6/-4, तो P-2 इक्वल टू माइनस का कितना हो जाएगा ये 2 3 6 और 2 2 तो माइनस ऑफ माइनस तो +3/2 हो गया। तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 + 3/2 यानी कि 7/2। तो P आंसर हमारा आ गया 7/2। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लेते हैं, 2 पॉइंट हैं ये। इनके बेस्ड क्वेश्चन तो कम ही आते हैं, लेकिन नाम इनका पता होना चाहिए हमको। लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर इसमें क्या है, अ सेट ऑफ वेक्टर लिख लेते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। अ सेट ऑफ वेक्टर A1 वेक्टर कॉमा A2 वेक्टर अप टू डैश डैश AN वेक्टर इज सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ ये कॉम्बिनेशन जो है x1 A1 वेक्टर प्लस x2 A2 वेक्टर अप टू डैश डैश xn AN वेक्टर इक्वल टू 0, which implies that x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3 इक्वल टू xn इक्वल टू 0। कह रहा है कि अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो इनका एक दूसरे से कोई रिलेशन ही नहीं होगा। तो अगर एक दूसरे से रिलेशन नहीं होगा तो x1 भी 0 होना चाहिए, x2 भी 0 होना चाहिए, x3 भी 0 होना चाहिए और xn भी 0 होना चाहिए। तो ये जो है अगर सारे 0 का मल्टीप्लाई वेक्टर से करोगे, भाई x1 भी 0 है तो x1 इंटू A1 0 हो गया, फिर x2 भी 0 है तो x2 इंटू A2 0 हो गया, फिर x3 0 है, सॉरी हाँ x3 0 है तो x3 इंटू A3 0 हो गया। तो ये कंडीशन है कि सब अलग अलग अगर 0 है तो ये इसका मतलब हो जाएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट। फिर एक आता है लीनियरली डिपेंडेंट। तो डिपेंड कब करेगा, जब इनकी वैल्यू 0 के इक्वल ना हो। ये सारे जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो, सारे के सारे 0 ना हो, कुछ एक आध जो है वो नॉन 0 भी होने चाहिए, ताकि यहाँ पर जो वैल्यू है वो x1 x2 x3 की वैल्यू जो है वो सारे नॉन 0, सारे 0 ना हो। नॉन 0 तो कह सकते हैं क्योंकि एक दो भी अगर नॉन 0 हो गया तो ये वैल्यू को सेटिस्फाई कर जाएंगे। अ सेट ऑफ वेक्टर A1 A2 A3 up to AN is said to be linearly dependent if and only if there exist स्केलर्स। और स्केलर्स कौन कौन से, x1, x2, x3 अप टू डैश डैश xn नॉट ऑल 0, सारे के सारे 0 नहीं होने चाहिए। और कंडीशन क्या है, x1 A1 प्लस x2 A2 से लेकर xn AN इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 की इक्वल। तो हम क्या करेंगे, x1 x2 x3 सारे ले लेंगे और इनको जब कंपेयर कराओगे आप तो ये वैल्यू नॉन 0 आएंगी। सारे के सारे 0 अगर नहीं आते इक्वल में तो 0 इनके भी रहेगा, तभी तो हम x1 x2 x3 की वैल्यू निकाल पाएंगे। क्वेश्चन में क्या होगा, हमें चेक करना होगा कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट।
तो हम क्या करेंगे, x1 से लेके जितने भी वेक्टर होंगे xn तक लेट कर लेंगे, और जब इन सबको एक बार लेट कर लेंगे तो सारे वेक्टर के साथ 0 कर देंगे सम करने के बाद। अगर उनको सॉल्व करने के बाद सबकी वैल्यू 0 की इक्वल आती है, x1 x2 x3 xn सब 0 आता है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और अगर उनमें से कुछ नॉन जीरो आते हैं तो फिर लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, क्योंकि वो जो है वो किसी पे डिपेंड कर रहा है, सब अलग अलग इंडिपेंडेंटली 0 तो नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए उसका नाम लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। दो कोलिनियर वेक्टर जो होते हैं वो आपस में, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके भी लिख लेते हैं, two collinear vector are always linearly independent. Two collinear vectors are always linearly dependent. दो कोलिनियर वेक्टर हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और जो है थ्री कोप्लेनर वेक्टर जो होंगे, थ्री कोप्लेनर वेक्टर, थ्री कोप्लेनर वेक्टर्स आर ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये दो पॉइंट है जो हमें ध्यान रखने हैं कि कब जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। दो कोलिनियर हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट, थ्री कोप्लेनर वेक्टर जो होंगे वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। अब बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? तो ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट टर्म पे करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप तैयार करें। अगले टर्म से हमारा स्केलर, प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, जितने भी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट है वो सारे हम करेंगे। ओके।